षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के दृढ़ लकार के रूप बना रहे हैं और इनमें से अजंत धातुओं के रूप हम बना चुके हैं। अजंत धातुओं के लिए हमने अंगों का विभाजन किस क्रम से किया? अंतिम अच के क्रम से। आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत। और एजंत सारे धातु चूँकि आधातु प्रत्यय परे होने पर आकारांत हो जाते हैं, इसलिए उनका विचार हमने आकारांत के साथ ही कर लिया। अब हमें हलंत धातुओं के, सारे हलंत धातुओं के लृट लकार में रूप बनाना है और आतिदेशिक धातुओं के ही बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो हम अंगों का विभाजन कर लें। तो हलंत धातु के बाद जब कोई प्रत्यय आता है, सार्वधातुक हो चाहे आधातुक हो, उसके लिए सामान्य कार्य पाणिनि कहते हैं पुगंत लघु उपधस्य च। उपधा के लघु एक को गुण होता है, अर्थात हलंत धातुओं का विभाजन हमें उपधा के अनुसार कर लेना चाहिए। अधुपध, इदुपध, उदुपध और इदुपध। वस्तुतः स्या प्रत्यय लगने पर अधुपध की भी कोई आवश्यकता हमको है नहीं, उसको शेष में डाल देना चाहिए। तो जब हम स्या प्रत्यय लगाएं तो हलंत धातुओं का विभाजन किस प्रकार से करें? जैसा पाणिनि ने अपने सूत्रों में किया है। हलंत धातुओं के लिए पाणिनि कहते हैं पुगंत लघु उपधस्य च। जिन धातुओं की उपधा में लघु इक है, उस इक के स्थान पर गुणादेश होता है। हलंत धातुओं की उपधा में रहने वाला जो ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार और ह्रस्व ऋकार, इन लघु इक के स्थान पर गुण होता है और बाकी धातुओं के लिए सामान्य कार्य कुछ नहीं है, यदि है तो विशेष है। तो हम भी इसी क्रम से हलंत धातुओं का बंटवारा कर लें। इदुपध, उदुपध और इदुपध, और इन सबसे बचे हुए, और इसी क्रम को लेकर के हम हलंत धातुओं के रूप बनाएं। ये तो अंग कार्य के लिए विभाजन हुआ। और संधि के लिए कैसा बंटवारा करें? जैसा कि अनिट कारिका में हमने अंतिम हल के आधार पर इदागम को जाना है। हम पहले अंग कार्य करेंगे, बाद में हम संधि करेंगे। और हमने साथ में ये भी जान लिया है कि ये जो स्या प्रत्यय है, ये ना तो कित है न हितनित है, ये सामान्य प्रत्यय है। और ऐसा प्रत्यय जो कितकित भी ना हो और हितनित भी ना हो, उसके परे होने पर हलंत धातुओं की उपधा में रहने वाले लघु इक के स्थान पर गुण होता है, पुगंत लघु उपधस्य च सूत्र से। किंतु यदि स्या प्रत्यय किसी अतिदेश के द्वारा कित या गित कर दिया जाता है, तब ये गुण नहीं होता है। तो हमने सूत्र पढ़ा है गांग कुचादिभ्यो युणिन गित। गांग धातु जो इंगादेश है और कुचादि धातु 35, इनके बाद आने वाला स्या प्रत्यय हितनित से भिन्न होने के कारण गित है। तो ये अतिदेश क्यों किया जाता है? अंगकार्य की दिशा बदलने के लिए। यदि गित नहीं करते तो गुण हो जाता है, गित कर दिया तो किंगित जैसे गुण का निश्चित हो जाएगा। यदि अतिदेश नहीं होता तो पुगंत लघु उपधस्य च यहाँ उपधा को गुण कर देता है। अब इस अतिदेश सूत्र ने इनको गित कर दिया। अब इस अतिदेश सूत्र ने स्या प्रत्यय को गित कर दिया। किसके बाद? इन 35 धातुओं के बाद।
तो स्या प्रत्यय जब गित हो गया तब इसके परे होने पर इन 35 धातुओं को गुण नहीं हो सकता, क्योंकि किंगिति च यहाँ पर गुण को रोक दे। तो गुण नहीं हुआ तो क्या होगा उसके बाद, इसका विचार हम अजंत धातु में कर चुके हैं। तो इन 35 धातुओं में 5 धातु तो उकारांत है, इनके रूप हम अजंत धातु में बना चुके हैं। कु कुष्यते, गु गुष्यति, ध्रु ध्रुष्यति और नु नुविष्यति। गुण नहीं हुआ तो उभंग हो गया। और धु ध्रुविष्यति, गुण नहीं हुआ तो उभंग हो गया। ये 5 हम बना चुके। अब हमारे पास बचते हैं 30 कुटादी धातु। इनका हम पहले विचार कर लें, ये अलग हो जाएंगे तो जो बचेंगे हम जान जाएंगे कि हमको उपधा में गुण करना है और आगे संधि करना है। ये जब अलग हो जाएंगे तो हमारे पास रास्ता सपाट हो जाएगा कि हम धातु की उपधा को गुण करें और संधि करें। तो पहले इन 35 धातुओं के रूप हम बना लेते हैं। खंड खंड में पाणिनि ने कार्य कहा है तो हम भी खंड खंड में करके आपको दिखा रहे हैं। तो हम कुटादी धातुओं के रूप पहले बना लेते हैं, क्योंकि इनके बाद आने वाला स्या प्रत्यय ये तनिष्ठ से भिन्न होने के कारण गित है। गित होने के कारण किंगिति च से निषेध हो जाएगा उस गुण का जो कि उगंत लघुपथच्च च सूत्र से प्राप्त है। तो 30 धातु है, इसमें एक है इदुपद दिप, दिपिष्यति। ये सारे के सारे धातु कुटादि के जो 30 हैं हलंत, ये सब सेठ हैं। तो इनसे परे जो हम स्या प्रत्यय लगाएंगे उसको इडागम करके लगाएंगे। तो इष्यति इष्यते ये प्रत्यय यहाँ पर लगेंगे। एक धातु इसमें आत्मनेपदी है गुरु और बाकी सारे परस्मैपदी हैं। तो इनकी उपधा में जो लघु एक है, जैसे लघु एक है दिप में इकार, कुट में उकार ये उदुपद है और भृड में ऋकार ये ऋदुपद है। तो दिप इदुपद है, कुट उदुपद है और भृड ऋदुपद है। इनमें से किसी भी एक को हम गुण नहीं करेंगे, क्योंकि किंगिति च ने प्रत्यय के गित होने के कारण गुण का निषेध कर दिया है। तो हम केवल इन धातुओं को लेंगे और इनमें प्रत्यय को लगा देंगे, सेठ प्रत्यय को इडागम करके। तो दिप दिपिष्यति ये एक हेतुपद। कुछ संकोचने कुचिष्यति, गुज शब्दे गुजिष्यति, कुट कौटिल्ये कुटिष्यति, पुट संश्लेषणे पुटिष्यति, स्फुट विकसने स्फुटिष्यति, मुट आक्षेप मर्दनयोः मुटिष्यति, त्रुट छेदने त्रुटिष्यति, तुट कलह कर्मणि तुटिष्यति, च्युत छेदने च्युतिष्यति, छुट छेदने छुटिष्यति, जुट बंधने जुटिष्यति, लुट संश्लेषणे लुटिष्यति, घुट प्रतिघाते घुटिष्यति, गुड रक्षायां गुडिष्यति, कुड बाल्ये कुडिष्यति, पुड उत्सर्गे पुडिष्यति, तुड तोडने तुडिष्यति, थुड संवरणे थुजिष्यति, स्थुज संवरणे स्थुजिष्यति, स्फुज संवरणे स्फुजिष्यति, चुड संवरणे चुजिष्यति, वृज संवरणे वृजिष्यति, क्रुज निमज्जने क्रुजिष्यति, छुर छेदने छुरिष्यति, गुरी उद्यमने गुरिष्यते ये आत्मनेपदी है। स्फुर संचलने स्फुरिष्यति, स्फुर संचलने स्फुलिष्यति। और 2 इसमें हैं ऋदुपद, कृड कृजिष्यति और भृड भृजिष्यति। ये 30 धातु कुटादि हैं, हलंत हैं। ये इदुपद उदुपद ऋदुपद है, अर्थात लघु इगुपद है। और इनके बाद आने वाला स्या प्रत्यय गांग कुटादि सूत्र से गित हो गया तो इनकी उपधा को गुण नहीं होगा, इसलिए इनके रूप हमने पहले बना के अलग कर दिए, ताकि अब आगे जो धातु आएंगे वहाँ हम उपधा में रहने वाले लघु के स्थान पर पुगंत लघुपथच्च च सूत्र से गुण कर सकेंगे, वहाँ हमें बाधा नहीं होगी। अब हम हलन धातु के रूप बनाते हैं। पहला विचार होना चाहिए कि इडागम होगा कि नहीं होगा।
इडागम का विचार करके फिर अंग कार्य करना चाहिए। पहले इडागम, फिर अतिदेश, फिर अंग कार्य। तो अतिदेश का काम हम लोग कर चुके हैं। जितना अतिदेश था 3 सूत्रों के द्वारा कहा हुआ, गांव कुटातिभ्यो इंगित विजित विभाषणो हो, इन सब के उदाहरण हम बना चुके हैं। तो अब हमारे पास अतिदेश के लिए कुछ सोचने का नहीं बचा। अब हमको इडागम का विचार करना है, उसके बाद अंग कार्य करना है, उसके बाद संधि करना है। अंग कार्य क्या बचा? अंग कार्य एक है, पुगंत लघु उपधा शिचा सूत्र से उपधा में रहने वाले लघु एक के स्थान पर गुण करना। जैसे लिख लेख लेखिष्यति, मुद मोद मोदिष्यते, वृष वर्ष वर्षिष्यति। उपधा में रहने वाले लघु ई के स्थान पर ए, लघु ऊ के स्थान पर ओ और लघु री के स्थान पर अर, ये गुण हम करते हुए चलें। इसको कर लें, उसके बाद हम संधि करें। और जिनकी उपधा में लघु एक नहीं है उन्हें हम कुछ न करें। और धात्वादेश के द्वारा जिन धातुओं के स्थान पर विशिष्ट आदेश कहे गए हैं उनका हम स्मरण रखें। तो जिस क्रम से हमने अनेक धातु पढ़े हैं उसी क्रम से उनके हम दृढ़कार के रूप सिद्ध करते हैं। पद का ज्ञान होना हमें आवश्यक है, और पद का ज्ञान धातु पाठ किए बिना होता नहीं। तो ये जो हमारा धातु पाठ है, जो सहज बोध के पहले भाग में दिया हुआ है, चतुर्थ पाठ में, अथवा ये जो मूल धातु पाठ है, पाणिनि मूल धातु पाठ, इसमें धातु दिया है और उसका एक रूप दिया है प्रथम पुरुष एक वचन का। जैसे गुहति गुहते, गुह संवरणे गुहति गुहते, इसको पढ़ के ही हम जान सकते हैं कि धातु किस पद का है। अन्यथा पद को पहचानने के लिए अनुबंध और स्वर, इन दो को छोड़ के तीसरी विधि नहीं है, तो पद पकड़ में नहीं आता। इसलिए पद का हम स्मरण रखें, धातु पाठ का हम नित्य पाठ करें, ताकि पद किस धातु का कौन सा है ये हमारी बुद्धि में स्थिर बना रहे। तो ककारांत धातुओं में एक धातु अनिच है, शक्ति शक्तौ। तो शक धातु से हमने प्रत्यय लगाया स्यति, धातु अनिच है, इडागम नहीं हुआ, शक और स्यति। ये ककार है, इसके बाद स्या का सकार है, इसको आदेश प्रत्ययों से हमने किया शा, और काशा संयोगी क्ष, शक्षति। शक से बचे हुए जितने भी ककारांत धातु हैं वे सब सेठ हैं, अर्थात वहाँ पर इष्यति लगाएंगे। इष्यति इष्यते जो अभीष्ट हो, जैसे अक अकिष्यति, चक चकिष्यति, अंक अंकिष्यते, शंक शंकिष्यते। जितने भी ककारांत धातु हमको मिलेंगे शक को छोड़ करके, वो सारे के सारे सेठ होंगे। उनमें हम इष्यति अथवा इष्यति जो अभीष्ट प्रत्यय हो उसको लगा करके संयोग कर लें। यदि उपधा को गुण प्राप्त है तो पहले हम गुण कर लें। यदि धातु की उपधा में लघु है तो गुण करके प्रत्यय को जोड़ें। जैसे टिकरी गतौ इदुपद है तो ते किष्यते, तिकरी गतौ तिक ते किष्यते। कुक आदाने कुक, ये ककारांत है, तो पहले उपधा को गुण करें। कुक कोक को किष्यते, उख ओख ओखिष्यते, वृक वर्क वर्किष्यते, तो ओखिष्यते वर्किष्यते को किष्यते ते किष्यति। ये जो धातु इदुपद है, उदुपद है और इदुपद है, इनकी उपधा को पहले हम पुगंत लघु उपधा शिचा सूत्र से गुण करें, और उसके बाद जो प्रत्यय अभीष्ट है सेठ अथवा अनिट उसको हम जोड़ दें। तो शक धातु एकमात्र अनिट है ककारांत में, बाकी सारे के सारे सेठ हैं। और ककारांत धातुओं में कोई वेट धातु नहीं है। तो अनिट, सेठ और वेट, इनके रूप हम देखते जाएं। पहले अनिट के रूप बनाएं,
फिर वेट के बना लें, फिर सेट के, ये हमारी इच्छा पर है। पर पहले अनिट के हम अवश्य बनाएं। अनिट के बना लेने के बाद जो बच जाएंगे उनमें विचार करना हमारे लिए सरल होगा। तो ककारांत में एक अनिट, शक, वेट एक भी नहीं, अर्थात बचे हुए सारे के सारे सेठ। उन धातुओं के हमने जो ककारांत धातु हैं शक से बचे हुए, उनके रूप हमने बना लिए। अब हम चकारांत धातु को लेते हैं। पहले अनेक धातु लेंगे, फिर वेट लेंगे। अनेक वेट बनाने के बाद जो बचेंगे वो अपने आप ज्ञात हो जाएंगे कि सेठ है। तो पहले हम अनेक धातु लेते हैं। तो चकारांत धातुओं में 6 धातु अनेक हैं, पच और वच। इनकी उपधा में एक नहीं है। तो चकार को चो कू से हम कुत्व करेंगे, तो चकार के स्थान पर ककार किया। तो पच और स्यति, पक स्यति, और स्यति के साथ को हमने आदेश प्रत्ययों से शत्रु किया तो पक्षति, पच पक्षति, वच वक्षति। और रिच विच सिच मुच, रिच विच सिच मुचे 4 और अनिच है। इनकी उपधा में लघु एक है, तो इनको गुण करेंगे और फिर चोक उस चकार को कुत्व करके पक्षति के समान बना लेंगे। तो रिच रेच रेक्षति, विच वेच वेक्षति, सिच सेच सेक्षति, मुच मोच मोक्षति। मुझ को मोच बनाया, चकार को चोकू किया, सकार को आदेश प्रत्यय से शा किया, काशा संयोग इच्छा। तो पच पक्षति, वच वक्षति, रिच रेक्षति, विच वेक्षति, सिच सेक्षति, मुच मोक्षति। ये 6 धातु अनिच हैं चकारांत में। और 2 धातु वेट है, तंचु और व्रश्चु। तो तंचु धातु उदित होने से वेट है, व्रश्चु धातु भी उदित होने से वेट है। स्वरति सूति सूर्यति, धूय उदितो वा, इससे ये दोनों धातु वेट है। तो तंचु, जिन धातुओं की उपधा में हमें वर्ग के पंचम अक्षर दिखे उनको नकार बना लीजिए। पहले उनको नकार ही मानिए, हम को छोड़कर। हम को छोड़कर जिन धातुओं की उपधा में आपको पंचम वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं उनको हम नकार ही मानिए और नकार मान के कार्य आरंभ कीजिए। तो धातु है तंच, त न अच्छा, इडागम नहीं हुआ तो स्यति लगाया, चोक उसे चाको का किया। और जो ना है चा के पहले बैठा हुआ, इस नकार को हमने नष्टा पदांत से झली से अनुस्वार बना दिया और अनुस्वार बना करके अनुस्वार से यही परसवना से परसवना कर दिया, तो बन गया तंक्ष। देखिए तंच धातु, तंचु, उकार की हमने संज्ञा कर दी। उकार की संज्ञा करने से हम जान गए कि धातु वेट है, तो हमने बिना इट के लगाया प्रत्यय को। इस चा को पहले हम चोकू करेंगे क्योंकि पूर्व त्रिपादी है। उसके बाद ना के स्थान पर हमने नष्टा पदांत से झरी से अनुस्वार किया तो तंक बन गया। फिर इस अनुस्वार को हमने अनुस्वार से यही परसवना किया, तो पर कौन है? का। इसके समान क्या मिलेगा? गा। का के समान गा, चा के समान या, टा के समान णा और पा के समान मा। तो अनुस्वार के बाद जो वर्ण बैठा है उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार अनुनासिक है। तो अनुनासिक के स्थान पर नासिक के ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। तो तंग, प्रत्यय के साथ को शा बनाया, काशा संयोग इच्छा, तंक्षत। और जब विरागम हो गया, विरागम होते ही साथ संधि का झंझट दूर हो जाता है, क्योंकि हल और अच के बीच में कोई संधि नहीं होती। अजीनम परिण संयोजम, चा जाके यहाँ मिल जाएगा तो ची बन जाएगी, चा और इसे ची बन जाएगा। अब ये ना जो है, यहाँ तो चा को का नहीं हुआ, चो को नहीं हुआ, क्योंकि चो को आगे झल चाहिए, झल तो है नहीं। अब इस ना को क्या करें? अब इस ना को हम अनुस्वार बनाएंगे और अनुस्वार बनाने के बाद इसके पर में कौन दिखेगा? चा। तो अब अनुस्वार चा के समान हो जाएगा।
तो चा के समान ये बनेगा यहाँ, का दिखेगा तो यहाँ बनेगा, और चा दिखेगा तो ये यहाँ बनेगा। तो तंचिष्यति, ये इष्यति है। ता, ना और च, पहले चौकू से हमको का बनाना है। कहाँ पर? जब आगे प्रत्यय झलादि दिख रहा है, स्या दिखेगा तो हम चौकू से का बनाएंगे। और इष्यति जब आ गया, इडागम हो गया, इडागम हुआ, सा को हमने शाह बना दिया शत्रु करके, इडागम हो गया, तो अब चौकू हो नहीं सकता। जब चौकू नहीं हुआ तब अनुस्वार होने, नकार को अनुस्वार होने के बाद पर का समान होना है, तो उसके पर में तो चा दिख रहा है, पर यानी बाद में, तो चा के समान हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो तंचिष्यति में हम यहाँ लिखेंगे और तंक्षति में हम ना लिखेंगे। अनुस्वार से यही पर समान 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है, उसको अंत में लगाना पड़ेगा। ये सब करने के बाद कि चा को का बन गया कि नहीं बना, यदि बन गया तो अनुस्वार को का के समान यहाँ बनना पड़ेगा, नहीं बना तो अनुस्वार को चा के समान यहाँ बनना पड़ेगा। ये अंतिम कार्य है, सब करने के बाद इसको कीजिए। तो तंक्षति और तंचिष्यति, ये वृश्चु धातु, ओ वृश्चु, ये उदित है, उदित होने से पेच है। यदि इसको इडागम कर दिया हमने तो कोई संधि नहीं, कुछ नहीं, वृश्चिष्यति, इडागम हो गया तो वृश्चिष्यति बन गया। और जब इडागम नहीं हुआ धातु के वेट होने के कारण, तब हम क्या करेंगे? तब हम पहले इसको संयोग आदि और अंत्य चा से इसका लोप करेंगे, सा का, संयोग के आदि में स्थित सकार का। तो आप कहेंगे सकार तो है नहीं, तो शकार है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संधि करके धातु को नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। धातु का स्वरूप ये है, यही स्वरूप है इसका। स्तोष चुनाष्टु से श हुआ है, तो स्तोष चुनाष्टु लगना है कि क्या लगना है? पूरा रूप बनने के बाद हम लगाएं, जो क्रम है त्रिपादी में उस क्रम से बाद में लगा लें हम, तो विद्यार्थी के लिए सरल हो जाएगा, सुकर हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये धातु है। जब इडागम हो गया तब तो उसका लोप होने वाला नहीं है, तो इडागम पहले कर लें और बाद में सा को स्तोष चुनाष्टु से शाह बना लें तो वृश्चिष्यति बन जाएगा। और जब इडागम नहीं हुआ तो हम इस सा का, इसको संयोग आदि और अंत्य से लोप करें, क्योंकि इसके बाद ये झल दिखाई पड़ रहा है, इसको झल परे है, इसका लोप कर दिया। लोप करने के बाद ये जो चा बचा, इसकी जगह दो सूत्र प्राप्त होते हैं। पहले प्राप्त होता है चो को, वो कहता है चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है झल परे होने पर पदांत में, तो झल परे है, इसको कवर्ग प्राप्त हुआ। तो हमने पढ़ा है कि चो को सूत्र का बाधक सूत्र है वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शशांश। तो चकार दो प्रकार का होता है। वृश्च के चकार को कभी चौकू नहीं होता, तो वृश्च के चकार को होता है श, और बचे हुए चकार को होता है का, जैसे पच, पक्षति। तो पच के चकार को का होगा और वृश्च के चकार को श होगा। दो प्रकार का चकार होता है, इसलिए चवर्ग के विषय में बहुत सावधान रखना चाहिए। चवर्ग में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। धातु के अंत में चवर्ग है या धातु के अंत में चतुर्थ व्यंजन है, तो बहुत सावधानी से संधि करना चाहिए। इसको शाह हो गया और शाह को हो गया क। शाह के बाद जब सा आया तो सा परे होने पर मूर्धन्य शाह के स्थान पर का आदेश होता है, षडो कस्सी। शाह और ढा के स्थान पर का होता है। जब ये का हो गया तो प्रत्यय के सा को शाह हो गया, काशा संयोग क्षा हो गया। वृक्षति, वृश्चिष्यति और वृक्षति संधि का एक सुनिश्चित क्रम है, उसी क्रम से चलना चाहिए। चकार दिखे तो समझिए चकार दो प्रकार का है। वृश्च के चकार को मूर्धन्य श बनाइए और वृश्च से बचे हुए चकार को चोक को से का बनाइए, पर ये कब? जब उसके आगे झल दिखाई पड़ रहा है या पदांत में। इडागम हो गया तो कोई संधि कर लेंगे, केवल अंग कार्य करना है और प्रत्यय को उससे जोड़ देना है। तो अब ये 6 अनिट और 2 वेट के अलावा जितने चकारान धातु बचे उन्हें जान लीजिए कि सब सेठ है। तो इनके बाद इष्यत इष्यते प्रत्यय लगेंगे, और इनको लगाने के समय हमें ध्यान रखें कि पहले धातु की बुधा में यदि लघु एक दिखता है तो उसको गुण करें और फिर प्रत्यय को जोड़ दें। मच, मचिष्यते, शच, शचिष्यते,
सच सचिष्यते, ये आत्मनेपदी है। और त्वच त्वचिष्यते, ये सेठ है और परस्मैपदी है। किंतु यहाँ उपधा में हमें कुछ प्राप्ति नहीं है, इसलिए हमने धातु प्रत्यय को जोड़ दिया। यदि उपधा में हमको लघु एक दिख रहा है तो आवश्यक है कि हम पहले पुगंध लघु उपधा शिचा से गुण करें उपधा के लघु के स्थान पर, और बाद प्रत्यय से उसका संयोग करते हैं। जैसे स्तुच स्तुच, स्तोच स्तोचिष्यते, मृच म्रोच म्रोचिष्यति, ग्रुच ग्रोच ग्रोचिष्यति, शुच शोच शोचिष्यति। उपधा को गुण करें, बाद में संधि करें, यानी धातुओं की बात हुई। और धातु सेठ है, इडागम हो गया तो उपधा को गुण करें और जोड़ दें। इस प्रकार हमने सारे चकारांत धातुओं के रूप लिट्टकार में निष्पन्न कर दिए। हम छकारांत धातु लेते हैं। हम जानते हैं छकारांत धातुओं में केवल एक धातु अनिच है, प्रच्छ। और छकार के लिए जो विधि हमने स्वीकार की है, जो सरल है और भाष्य सम्मत है, वो यही है कि हम जाने कि छकार दो प्रकार का होता है। एक सतुक छकार होता है, जैसे प्रच्छ, प्रच्छ में जो चा सुनाई पड़ रहा है ये तुगागम का चा है, तुगागम होकर के ता आया है और ष्टुत होकर उसको चा बना है। इस पूरे सतुक छकार को हम छो शूट सूत्र से, छो शूट नासिके च सूत्र से पहले शा बना दें। ये प्रच्छ है, ये चकार है, ये तुक है। ये च छा दोनों को मिलाकर इसके स्थान पर हम शा बनाएंगे। सूत्र है छो शूट नासिके च, 6 4 19। उसके बाद उस शकार के स्थान पर हम रश्च भ्रज सृज मृज वज्रात भ्रज शशाम सूत्र से शा करें। और उस शा को हम षडो कसी सूत्र से का बनाएं। ये कब होता है? सकार परे होने पर शा के स्थान पर का होता है। और उसके बाद इस प्रत्यय के सा को शा बनाएं। काशा संयोग इच्छा प्रक्षति, प्रच्छ के छा को शा बनाया, शा को मूर्धन्य शा बनाया, उसको का बनाया षडो कसी से, प्रत्यय के सा को शा बनाया, काशा संयोग इच्छा किया तो प्रक्षति। एक ही धातु छकारांत में अनिच है और बाकी सारे छकारांत धातु सेठ है। उनमें हम इडागम करके इष्यति इष्यते जो प्रत्ययभीष्ट है उसको लगाएं। जैसे वांछ, वांछिष्यति, लांछ, लांछिष्यति। और कोई धातु वेट तो है नहीं छकारांत में, इसलिए ये छकारांत की बात पूरी हो गई। अब हम जकारांत धातु को लेते हैं। ओ विजी भय चलन योहो, ये धातु है। इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा है गांव कुटादिभ्यो यूनिन के बाद विज इट। ये जो ओविजी धातु है जिसका प्रयोग लोक में उत के सहित होता है, उत उपसर्ग के साथ होता है, इसके बाद आने वाले जो सेठ प्रत्यय हैं वे गित होते हैं। तो धातु सेठ है, जो विजिर है वो अनिच है, और ओ विजी ये सेठ है। तो इसके बाद आने वाला स्या प्रत्यय सेठ है, तो इससे लगा इष्यति, और ये हो गया विजित सूत्र से गित। गित होने का फल क्या हुआ कि विज धातु की जो उपधा में लघु इकार दिख रहा है, इसको जो पुगंत लघु उपधा सिचा से गुण प्राप्त था, उस गुण का निषेध हो जाएगा किंगिति जैसे। तो उद विजिष्यति, उद विजिष्यति बनेगा। यदि कोई अनित प्रत्यय आता है तो उसको गुण हो जाता है, जैसे उद्वेजनम, उसका प्रसंग यहाँ पर नहीं है। तो स्या प्रत्यय वलादि है, वलादि होने से सेठ है, धातु भी सेठ है, तो इडागम हुआ, इडागम हुआ तो प्रत्यय गित हो गया, गित हुआ तो गुण का निषेध हो गया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब पूरे जुड़े हुए, जैसे शरीर के सारे अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार पाणिनि शास्त्र में प्रक्रिया के जितने अवयव अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान में बैठे हैं, ये मिलकर कार्य करते हैं। बीज धातु सेठ है, सेठ है तो इडागम हो गया, इडागम हुआ तो प्रत्यय गित हो गया, प्रत्यय गित हुआ तो गुण नहीं हुआ, तो उद्विजिष्यति बनी। और दो चकारांत वेट है, अंजु और मृजु। उदित होने के कारण ये दोनों धातु स्वरति सूति सूयति धूय उदितो वा सूत्र से वेट है।
वेट है तो विकल्प से इडागम हुआ। तो जब इडागम हो गया तो अंज से अंजिष्यति बन गया। इडागम हुआ तो अंज और इष्यति अंजिष्यति कुछ भी नहीं हुआ। इडागम जब नहीं हुआ तब जकार को क्या करेंगे? तब जकार को हम चो को से कुत्व करके चा छा जा के स्थान पर का खा ग बनाएंगे, ग बन जाएगा। तो कुत्व करके जब जकार को गकार बना लेंगे तो उसके बाद उपधा में जो नकार दिख रहा है उसको हम नष्टा पतांतस झली सूत्र से अनुस्वार बनाएंगे। और अनुस्वार बना करके परसमावना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अनुस्वारस यही परसमावना के पहले एक सूत्र और बैठा हुआ है खरिचा। तो खरिचा से चर्प हमको पहले करना पड़ेगा और परसमावना बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि खरिचा पूर्व त्रिपादी है और परसमावना पर त्रिपादी है। तो हमने खरिचा से गकार के स्थान पर चर्प करके ककार बनाया तो बन गया अंक और शति। अब परसमावना किया हमने उसको अनुस्वार को, तो ये अनुस्वार बन गया का समान न, और प्रत्यय का साशा हुआ तो अंक्षति, अंजस्यति अंक्षति, अंज इष्यति अंजिष्यति। देखिए अंज धातु है, पहले चो को किया तो जा को गा बन गया, फिर हमने नकार को अनुस्वार बनाया तो अंग बन गया। इसके बाद हमने खरिचा से गा को का किया और उसके बाद अनुस्वार को परसमावना किया तो अंक बन गया। और जब अंक बन गया तब इस सा को हमने शाह बनाया तो काशा संयुपेक्षा अंक्षति, विरागम होने पर अंजिष्यति। ये एक वेट धातु हुआ। और दूसरा धातु है मृजु शुद्ध मृज धातु, उदित होने से पीछे। ये मृज धातु है, उदित होने से पीछे। इसके लिए सूत्र है विशेष मृजेर वृद्धि। इसकी उपधा में लघु एक है ऋकार। इसको जब पुगंत लघु बुध से सूत्र से गुण प्राप्त होता है तो उसको बाध कर मृजेर वृद्धि सूत्र उस ऋकार के स्थान पर वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि होती है मार्ज। मार्ज और क्षति, इडागम नहीं हुआ उस प्रयोग की बात कर रहे हैं। मार्ज बन गया उस क्षति। अब ये सा परे होने पर, ये सा झल है तो झल परे होने पर जकार जो चवर्ग है इसके स्थान पर चो को से कुत्व प्राप्त हुआ, उसको बाध कर भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भाज छशाम सूत्र जो है ये मृज धातु को शकार करने के लिए कहता है। और चोकू का बाध है तो चोकू को बाध करके हमने जकार के स्थान पर शा किया और षडो कस्य सूत्र से शकार के स्थान पर का किया सकार परे होने पर, और बाद में प्रत्यय के सा को शा किया तो मार्क्षति, मार्क्षति। और जब इडागम हो गया तो मार्जिष्यति, वृद्धि तो होगी होगी, पहले अंग कार्य बाद में संधि। तो मृजय वृद्धि से वृद्धि की और इष्यति को लगा दिया तो मार्जिष्यति, मार्क्षति और मार्जिष्यति। ये दो वेट धातु हो गए जकार। एक हमने विजिट से गित्वादिदेश होने पर बनाया उद्विजिष्यति, और दो बनाए वेट धातु जहाँ इडागम का विकल्प है अंजु और मृजु। अब हम बनाएंगे जकारांत अनेक धातु। हमने अनेक धातुओं में पढ़ा है कि जकारांत धातुओं में 15 धातु अनेक हैं। उन 15 के रूप हम बनाएंगे और 15 के बाद जो बचेंगे उनको हम समझ लेंगे कि शेष है, तो वहाँ उपधा को गुण करके जोड़ देंगे प्रत्यय। देखिए मत्स्य धातु है, ये अनिट है, और इसके लिए हम जानते हैं कि मत्स्य धातु के लिए सूत्र बना है विशेष मत्स्य नशूर झल। मत्स्य धातु को झल परे होने पर नुमागम होता है, और नुमागम को तो कायदे से कहाँ बैठना चाहिए, मृदुचोन त्याग पर है, अंतिम अच के बाद बैठना चाहिए था नुमागम को यहाँ। किंतु वहाँ एक वार्तिक आता है, कहता मस्जिद अंत्यात पूर्वो नुम बच्चा। मत्स्य धातु को जब नुम कहा जाएगा तो अंतिम अच के बाद नहीं बैठेगा, अंतिम वर्ण के पहले बैठेगा। अंतिम वर्ण है जा, इसके पहले यहाँ नुम बैठ जाएगा। जो मस्जिद नशो झली से नुमागम हुआ है वो यहाँ आकर के बैठ जाएगा। और जब यहाँ बैठ गया तो देखिए सकार नकार का संयोग है,
और संयोग के आदि में है सा, और ये आगे जा है झल। इसको संयोग आदि और अंत्य सूत्र कहता है कि संयोग के आदि में स्थित सकार का लोप होता है झल परे होने पर और पदांत में। तो ये संयोग है सा और ना का, इसका आदि अवयव है सा, आगे है झल, तो सा का हमने इसको संयोग आदि और अंत्य से लोप किया तो बना मा ना ज, और आगे सेती है मा ना ज। अब हम इस जकार को चो कू से गा बनाएंगे। ये क्रम से होंगे चा छा जा झा या को काखा गा गंगा, तो इसको गकार बना दिया। गकार बनाने के बाद नकार को बनाएंगे अनुस्वार नष्टा पदांत झली से, फिर गकार के स्थान पर खरीचा से बनाएंगे ककार का, और उस अनुस्वार को जब परसवर्ण करेंगे तो का के समान गा बन जाएगा। तो मंग क्षति, मस और क्षति मंग क्षति, ये अनित पक्ष में। और जब इडागम हो गया तो इसको इष्यति हो गया। तब इस सा को हम इस तोष चुनाश्चू से शा बनाएंगे, और शा को झलाम जशी से जा बनाएंगे। क्योंकि यहाँ तो सा का लोप हम कर नहीं सकते क्योंकि झल परे होता है, यहाँ तो इडागम आ गया, झल परे है ही नहीं, तो सकार का लोप संभव नहीं है। तो इस सकार को हम इस तोष चुनाश्चू से बनाएंगे तालव्य शकार, और उस तालव्य शकार को झलाम जशी से बनाएंगे जकार। तो मज्जिष्यति, दो जकार हो जाएंगे, ये बन जाएगा जकार। मज्जिष्यति, ये मस्ज का रूप होगा, मंक्षति और मज्जिष्यति। अब हम धातु लेते हैं भ्रज। देखिए धातु है भ्रज, इसके अनुपूर्वी है भ र अ सज, इस क्रम में बैठे हुए अक्षर, और आगे प्रत्यय आया है स्थिति, जिससे आर धातुक है। तो आर धातुके का जो अधिकार है 6-4-46 में, उसमें सूत्र आता है भ्रजो रोपदियो रमन्य तरस्याम। जो भ्रज धातु है इसका जो रा है और इसकी जो उपधा है, ये रा और उपधा, भ्रज धातु का रा और भ्रज धातु की उपधा, इनके स्थान पर रोपदियों में षष्ठी कही है। षष्ठी कहने से वो स्थान षष्ठी हो गई, तो उनको हटा करके रम का आगम हो जाए। इन दोनों को हटा देंगे, रा को भी और उसको भी, और रम आके बैठ जाएगा आगम। तो कैसा आगम? मिथ है, तो मिथ होने से कहाँ बैठेगा? मिथचोन त्यात्परा अंतिम अच के बाद, अंतिम अच आ, इसके बाद आके रा बैठ जाएगा, तो बन जाएगा भर्ज। रम में अम की संज्ञा है, रा बचता है। तो मित आगम है, तो अंतिम अच आ के बाद आकर के ये बैठ गया, और रा और सा को इसने निवृत्त कर दिया क्योंकि रोपधियों में स्थान षष्ठी है। उनको निवृत्त करके ये रम आगम आके बैठ गया, तो बन गया भर्ज। अब इस जा के बाद जब सेती आएगा तो जा को चोकू से होगा ग, और खरीचा से होगा क, तो भर्क्षति। तो जब रमागम नहीं हुआ और भर्ज नहीं बना, तब धातु रहेगा भ्रज और प्रत्यय रहेगा सेती। तो यहाँ सबसे पहले होगा इसको संयोग आदि और अंत्य से सकार का लोप, क्योंकि प्रत्यय झलादि है, झल परे होने पर पदांत में संयोग आदि का कार सकार का लोप होता है, तो सकार का लोप हो गया। अब ये जो जा है इसको शा होगा, भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्रज छशाम शाह सूत्र से इसको शाह हो गया। और जब ये शाह हो गया, आगे सा है, तो षडो कस्य सूत्र से इसको का हो जाएगा। जब ये का बन जाएगा तो प्रत्यय का जो सा है इसको आदेशक प्रत्ययों से शा हो जाएगा, और का शा संयोग एक क्षा बनकर भ्रक्षति बनेगा। तो इस प्रकार भ्रज धातु से ललित में दो रूप बनेंगे, भर्क्षति और भ्रक्षति। अब देखिए तीसरा अनेक धातु आया सृज, इसके बाद प्रत्यय आया सेति। ये प्रत्यय झलादि है, झलादि भी है और अकित भी है। और हमने सूत्र पढ़ा है संधि में कि सृज दिशोर झल्यमकिति। संधि का सूत्र नहीं है तो भी संधि के पहले इसको पढ़ना पड़ता है। सृज दिशोर झल्यमकिति, संधि के पहले इसको करना ही पड़ता है। तो सृज धातु और दृश धातु को अम का आगम होता है झलादि अकित प्रत्यय परे होने पर, तो स्या प्रत्यय झलादि भी है और कित नहीं है तो अकित है, तो इसको अमागम हुआ। तो कहाँ बैठेगा जाकर के? मिथ है तो अंतिम अच के बाद बैठ गया, री के बाद आके अम बैठ गया, मकार की संज्ञा। अब ये री के बाद आया तो इको यण चिन्ह इसको यण कर दिया, तो बन गया स्रज।
और स्यति। इतना करने के बाद अब संधि की बात आई। अभी तक संधि नहीं थी, ये संधि कार्य था, अब संधि होगी। तो संधि क्या होती है? तो चवर्ग के लिए 2 सूत्र बने हैं, जो को वृश्च भ्रज। तो वृश्च भ्रज में जो कहे गए हैं उनको तो श होगा, अब बचा हुआ जो चवर्ग है उसके स्थान पर कवर्ग होगा। तो स्त्रीज धातु तो वृश्च भ्रज में पढ़ा गया है। वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्रज शशाम शाह, तो इसको हो गया श, और शडो कसी से इसको हो गया क। जब ये का बन गया तो ये हो गया श। स्रक्षति, सृजोस्यति स्रक्षति, एक ही रूप बनेगा इसको, क्योंकि समागम नित्य है। अब अगला अनेक धातु आया यज। इसके अंत में भी चवर्गीय जकार है, और ये वृश्चादि धातुओं में पढ़ा गया, वृश्च भ्रज सृज मृज यज। तो यज धातु का जो जकार है इसके स्थान पर चोह को नहीं हुआ, वृश्च भ्रज से शाह हो गया, और शाह को शजो कसी से का हुआ, और प्रत्यय के शाह को शाह हुआ, तो काशा संयोग क्ष यक्षति। यज और स्यति यक्षति धातु अनिच है, एक ही रूप बनेगा। अब जो जकारांत अनेक धातु बच गए, जकारांत अनेक थे 15, उसमें से 3 विशेष कार्य हो गए, मस्ज भ्रज और यज में। इनको छोड़ दिया 15 में से, तो जो 12 धातु बच गए, ये 251 पृष्ठ पर हमने लिख दिए हैं। इनके जकार को चोकू से कवर्ग होकर गकार बनेगा, और खरिच से उस गकार को चर्त होकर के ककार बन जाएगा। तो त्यज त्यग त्यक, जब ककार बन गया तो प्रत्यय के साथ को शाह हो जाएगा, आदेश प्रत्यय से त्यक्षति। ये 251 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं, और इसमें यज भी लिख गया है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, यज को हटा दीजिए और बाकी 12 धातुओं को पढ़ लीजिए। त्यज त्यक्षति, भज भक्षति, निज नेक्षति। पहले गुण करेंगे उपधा को, तब संधि करेंगे। निज नेक्षति, विज वेक्षति, भुज भोक्षति, रुज रोक्षति, युज योक्षति, भंज भंक्षति। पहले करेंगे चोकू, उसके बाद नष्टा पदांत से झली। चोकू से पहले बना देंगे जा को गा, फिर बनाएंगे नकार को अनुस्वार अपदांत नकार को, उसके बाद खरीचा से हम उस गा को का बनाएंगे, फिर अनुस्वार से परसवन करेंगे। तो भंज भंक्षति, रंज रंक्षति, स्वंज स्वंक्षते और संज संक्षति। ये पूरे 15 जकारांत अनेक धातुओं के रूप हमने बनाए। स्रज मस जो यज में विशेष, और बाकी सब में चोकू करके खरिच। इसके बाद जो जकारांत बच गए वो क्या हुए? इसके बाद जो जकारांत बच गए वो सब सेठ है, किंतु सेठ में विशिष्ट जकारांत धातु है अज, उसको अजेर व्याख्याय पूर्व से भी आदेश हो जाता है और वो अनिच होता है। तो इसलिए वहाँ जागम नहीं होगा, तो अज धातु से बनेगा वेश्यति, उसको भी छोड़ दीजिए। तो अब जो जकारांत धातु रह गए वो सारे धातु सेठ हैं। वो यदि परस्मैपदी है तो इष्यति लगा के जोड़ दीजिए, आत्मनेपदी है तो इष्यति लगा के जोड़ दीजिए। और जोड़ने के पहले सावधानी मत भूलिए कि यदि उपधा में लघु एक है तो गुण करके प्रत्यय का संयोजन वहाँ पर हमें करना है, बस इतने ही कार्य वहाँ पर। जैसे लज्ज, ये 15 में नहीं पढ़ा गया तो सेठ है। लज्जिष्यते, लज लजिष्यते, और कुज खुज तुज आएंगे, ये भी सेठ है। तो इनके पहले हम गुण करेंगे, कोज खोज तोज, कोजिष्यति खोजिष्यति तोजिष्यति मोजिष्यति गर्जिष्यति। तो जो सेठ धातु बचते हैं उनमें हम उपधा के लघु को गुण करें, और इष्यति इष्यते जो प्रत्यय अभीष्ट हो उसको लगा करके रूप निष्पन्न कर लें। इस प्रकार हमने सारे जकारांत धातुओं के रूप भी निष्पन्न कर लिए, अनिट वे तो सेठ 3 वर्गों में विभाजित करके। आज के व्याख्यान में
एतावदेव।